हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत काल के क्रम में जो तीसरा वंश आता है वो आता है तुगलक वंश। अब देखो, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सल्तनत काल का जो समय था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच। ठीक है, और इस समय के बीच सल्तनत काल में मुख्यतः 5 वंशों का उदय हुआ, जिसमें पहला आता है गुलाम वंश, दूसरा आता है खिलजी वंश, तीसरा आता है तुगलक वंश, चौथा आता है सैयद वंश और पांचवा आता है लोधी वंश। गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में हम पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सल्तनत काल के क्रम में जो तीसरा वंश आता है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश का जो शासन काल रहा वो रहा 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक। हालांकि कुछ बुक्स में तुगलक वंश का जो शासन काल है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक दिया रहता है। इसके बारे में इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो तुगलक वंश के जो मुख्य शासक हुए हैं उसमें पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। इन 3 शासकों ने ही मुख्यतः तुगलक वंश के अंतर्गत शासन किया, और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो तुगलक वंश था उसका पतन होना धीरे धीरे शुरू हो गया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक शाह कुछ समय के लिए शासक बना, उसके बाद अबू बकर, उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह और उसके बाद लास्ट नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल था वो 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक था। ठीक है, 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी के बीच। गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक का एक और नाम था गाजी मलिक। ठीक है, लेकिन जब वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है तो किस नाम से बैठता है? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठता है। इस चीज को आप याद रखें, उसका एक नाम और था गाजी मलिक। अब देखो, यहाँ पर हमने तुगलक वंश से रिलेटेड सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं, और इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंटों के आधार पे हम तुगलक वंश के बारे में कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और तुगलक वंश के बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे बात करेंगे। अब देखो, तुगलक वंश का जो प्रथम शासक हुआ वो हुआ गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल था 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। ठीक है, 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। इस बीच इसने क्या किया, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो खां, उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया और तुगलक वंश की स्थापना कर दी। अगला पॉइंट, तुगलक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। किसको? जो गयासुद्दीन तुगलक है उसको तुगलक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया। जिस समय दिल्ली सल्तनत पर गयासुद्दीन तुगलक का शासन था उस समय मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? 29 बार आक्रमण किया, और हर बार मंगोलों को क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक ने विफल कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में कुछ आर्थिक सुधार भी किए। इसने क्या किया, लगान के रूप में 1/10 से 1/12 हिस्सा ही लिया। ठीक है, जो पहले खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था उस समय लगान की दर क्या थी, 1/2 थी। ठीक है, 50% लगान की दर थी। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की तो उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 से 1/12 हिस्सा ही दिया। ठीक है, दूसरा उसने क्या किया, अमीरों से ली गई भूमि को वापस कर दिया। खिलजी वंश के अंतर्गत हमने पढ़ा था जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल था तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अमीरों को दान, उपहार, पेंशन के रूप में दी गई भूमि को क्या कर दिया था, वापस ले लिया था, और अमीरों के जितने भी अधिकार थे जैसे मदिरा पान, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, शादी समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया था, साथ ही साथ सार्वजनिक जो समारोह होते हैं उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बना तो उसने अमीरों के ये सारे अधिकार उन्हें वापस लौटा दिए। आगे बात करते हैं, इसने अपने शासन काल के दौरान नहरों, कुओं का निर्माण भी करवाया, और किस लिए करवाया, सिंचाई के लिए करवाया, और ऐसा करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने अपने शासन काल के दौरान सिंचाई के लिए नहरों, कुओं का निर्माण करवाया, और ऐसा करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक के विजय अभियानों की अगर बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का शासक बनने से पहले उत्तर पश्चिम प्रांत का एक शक्तिशाली गवर्नर था। ठीक है, फिर 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, वारंगल पर आक्रमण किया, और वहां पर उस समय प्रताप रुद्रदेव का शासन था, जहां पर गयासुद्दीन तुगलक को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर 1323 ईस्वी में क्या होता है,
गयासुद्दीन तुगलक अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को कहाँ भेजता है? दक्षिण भारत पर आक्रमण के लिए भेजता है। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? दक्षिण भारत के काकतीय पांड्य राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत के अधीन कर देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1325 ईस्वी में। और इसी के साथ साथ जो तुगलक वंश का प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक, इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निर्देश पर अहमद अयाज ने एक लकड़ी के महल का निर्माण करवाया था। और जब गयासुद्दीन तुगलक 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौट रहा था तो जो लकड़ी का महल अहमद अयाज ने बनाया था, तो इसी महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुछ इतिहासकार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु को मात्र एक संयोगवश बताते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे इब्न बतूता का कहना है कि गयासुद्दीन तुगलक की जो हत्या थी वो मोहम्मद बिन तुगलक की एक सोची समझी रणनीति के तहत हुई थी। ठीक है, लेकिन जो भी हो, जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई थी। आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। देखो, तुगलक वंश के बारे में अभी हम सिर्फ सरल शब्दों से जानने का प्रयास करेंगे ताकि तुगलक वंश के बारे में मोटे मोटे तौर पे हमारे दिमाग में एक आइडिया आ जाए और पीछे इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखो, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में हुई और इसके बाद शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ठीक है, और इसका नाम क्या था? जूना खां भी इसका नाम था। ठीक है, शासक बनने से पहले इसका नाम क्या था? जूना खां। जब वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो किस नाम से बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम उलुग खां था। इस चीज को भी आप याद रखें, जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसका मूल नाम उलुग खां था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये समस्त दिल्ली सुल्तानों में सर्वाधिक योग्य और शिक्षित विद्वान व्यक्ति था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, समस्त दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए उनमें से सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान शासक था। साथ ही साथ कहा जाता है कि ये शिक्षित और विद्वान होने के साथ साथ मूर्ख शासक भी कहा जाता है। इसके शासन काल में इसने कुछ योजनाएं शुरू की और इन्हीं योजनाओं के विफल होने पर इसको मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं थी जिसके कारण उसको एक मूर्ख शासक या असफलताओं का बादशाह भी कहा गया? इसमें पहला आता है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ तथा मजबूत बनाने के लिए जो दोआब क्षेत्र होता है उसके कर में 50% की वृद्धि कर ली। ठीक है, 1/2 की दर से वृद्धि कर ली। दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। जिस समय उसने कर में वृद्धि की उसी साल क्या हुआ? अकाल पड़ गया और उपज नहीं हो पाई। अब उपज नहीं हो पाई तो लोग कर नहीं दे पाए, इस कारण उसने जबरदस्ती कर वसूलना चाहा, तो इसके कारण विद्रोह उत्पन्न हो गया और जिसके कारण इसकी ये योजना भी असफल हो गई। दूसरी विवाद वाली योजना थी राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन काल के दौरान क्या किया? दिल्ली से राजधानी को देवगिरी, जिसको दौलताबाद भी कहा गया, वहां स्थानांतरित की। दौलताबाद में कुछ समय तक रहने के बाद उसने वापस दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके पीछे भी इतिहासकारों का कहना है जो देवगिरी क्षेत्र था वो दिल्ली सल्तनत के मध्य में पड़ता था। इस वजह से जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी राजधानी को केंद्र में स्थापित करना चाहा। और साथ ही साथ कहा जाता है कि मंगोलों के आक्रमण के भय से भी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित करके देवगिरी बनाया था। तीसरी विवाद वाली योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजकोष था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, तो इस वजह से उसने क्या किया? सांकेतिक या प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन किया। इसमें इसने मुख्य रूप से तांबा और पीतल के सिक्के चलाए जिनका मूल्य किसके बराबर होता था? चांदी के टका के बराबर होता था। अब हुआ क्या? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्के जारी किए थे उनके नए सिक्के भी बाजार में बनने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे नकली सिक्के बनने शुरू हो गए। इस वजह से जो अर्थव्यवस्था थी उसको भारी नुकसान हुआ और उसकी ये वाली योजना भी असफल हुई। चौथी विवाद वाली योजना थी खुरासान का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान को जीतने के लिए अपनी 3,70,000 सेना को 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया था। ठीक है, अब कुछ राजनीतिक परिवर्तनों या कारणों से दोनों प्रांतों के बीच समझौता हो जाता है, तो इस वजह से उसको आर्थिक रूप से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, पांचवी विवाद वाली योजना थी कराचिल कुमाऊं की पहाड़ियों का अभियान।
मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल के दौरान एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजता है। तो इस प्रकार से उसको सैन्य शक्ति का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अपने शासनकाल के दौरान इन्हीं असफल योजनाओं के कारण उसको पागल, सनकी, स्वप्नशील, रक्त पिपासु आदि नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसके शासनकाल में उसने जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की वो सारी असफल रही और इस कारण से उसको असफलताओं का बादशाह, मूर्ख शासक, पागल, सनकी, स्वप्नशील, रक्त पिपासु आदि नाम से जाने लगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 34 विद्रोह हुए। 34 विद्रोह है जिसमें से 27 विद्रोह दक्षिण भारत में ही हुए। ठीक है, और इन्हीं विद्रोहों के पश्चात दक्षिण भारत में दो नए राज्यों का उदय हुआ। पहला विजयनगर हिंदू साम्राज्य की और दूसरा बहमनी साम्राज्य जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है, 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। कब? 20 मार्च 1351 ईस्वी को। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश का अगला शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल था 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी के बीच। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान 24 कष्टदायी करों को माफ किया और सिर्फ 4 करों को वसूल करने का आदेश दिया, जिसमें पहला खराज, खम्स, जजिया और जकात था। खराज कृषि से संबंधित कर था। खुम्स लूट से संबंधित कर था, जैसे किसी राज्य को जीत लिया उसका जो लूटा हुआ धन था उसमें सुल्तान का 1/5 हिस्सा होता था और बाकी का हिस्सा सैनिकों का होता था। जजिया कर एक धार्मिक कर होता था जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था और जकात कर मुस्लिमों से वसूला जाता था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? 24 कष्टदायी करों को समाप्त किया और सिर्फ 4 कर खराज, खुम्स, जजिया और जकात कर को ही वसूलने का आदेश दिया। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक ने सौंदर्य ऋण को भी माफ कर दिया जो किसानों से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी किया जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना था। और इसी 5 नहरों के निर्माण के बाद उसने एक नया कर लागू किया, सिंचाई कर, जो कुल उपज का 1/10 होता था। ठीक है, आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान 300 नए नगरों की स्थापना की। ठीक है, कितने नगरों की? 300 नए नगरों की स्थापना की और लगभग 1200 फलों के बाग लगाए। इस चीज को भी आप याद रखें, 300 नए नगरों की स्थापना की और लगभग 1200 फलों के बाग लगाए। आगे इसने अपने शासनकाल के दौरान कुछ विभागों की स्थापना की। पहला दीवान ए खैरात विभाग, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए इसने किस विभाग की स्थापना की? दीवान ए खैरात की। ठीक है, अगला दीवान ए बंदगान। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी और इन्हीं दासों की देखभाल के लिए उसने दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। अगला आता है इसमें दारुल सफा। इसके तहत इसने गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में भी फिरोज शाह तुगलक ने काम किया। इसने लगभग 13 मदरसों का निर्माण किया। ठीक है, और अंततः 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। अब देखो, फिरोज शाह तुगलक के बाद अगला शासक बना तुगलक शाह। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बन पाया और लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। तुगलक वंश की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का ही मुख्य रूप से जिक्र मिलता है। और फिरोज शाह तुगलक के बाद धीरे धीरे तुगलक वंश का पतन होना शुरू हो गया था। अब देखो, तुगलक शाह का जो शासन काल था 1388 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक। ठीक है, और तुगलक शाह कौन था? तुगलक शाह फिरोज शाह के पुत्र फतेह खां का पुत्र था। इस चीज को समझे आप, फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खां का पुत्र था। एक बात याद रखें आप, जो तुगलक शाह था वो गद्दी पर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की उपाधि के साथ बैठा। ठीक है, अब देखो, जो तुगलक शाह था ये एक अयोग्य शासक था। ये अत्यंत भोगविलासी प्रवृत्ति का था और इसी वजह से इसकी हत्या कर दी गई और इसके बाद शासक बना अबू बकर। इसका शासनकाल 1389 ईस्वी से 1390 ईस्वी के बीच था। बिल्कुल छोटा सा शासनकाल। अबू बकर फिरोज शाह तुगलक के पौत्र जफर खां का पुत्र था। ठीक है, इन शासकों के बारे में अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, विस्तार पूर्वक इनके बारे में आगे बात करेंगे। अबू बकर के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह शासक बना। कब से कब तक?
1390 ईस्वी से 1394 ईस्वी के बीच, ठीक है। और इसके बाद तुगलक वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसको आप याद रखें, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक हुआ नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, और इसका जो शासन काल माना जाता है वो 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। हालांकि जब इसका शासन काल चल रहा था तब तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और उस समय नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वहां से भाग गया था और दिल्ली पर तैमूर लंग ने अधिकार कर लिया। लगभग 15 दिनों तक तैमूर लंग ने क्या किया, दिल्ली में लूटपाट की और उसके बाद वापस चला गया। अब देखो, वापस जाने से पहले तैमूर लंग ने जितने भी जीते हुए प्रदेश थे उनको अपने सेनापति खिज्र खां को सौंप दिया। इसीलिए तुगलक वंश का जो शासन काल दिया रहता है कुछ बुक्स में 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक दिया रहता है, क्योंकि 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन काल में तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया था और उस समय जो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था वो वहां से भाग गया था। हालांकि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक खींचते खींचते शासन को 1412 ईस्वी तक ले गया था, लेकिन मुख्य रूप से तुगलक वंश का जो शासन काल माना जाता है 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, तैमूर लंग अपने जीते हुए प्रदेशों को खिज्र खां के पास सौंपकर वापस चला जाता है और उसके कुछ समय बाद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक और उसका सेनापति मल्लू इकबाल क्या करते हैं, वापस से दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लेते हैं। लेकिन फिर से खिज्र खां क्या कर लेता है, वापस युद्ध में मल्लू इकबाल को मार देता है। और अब देखो, मल्लू इकबाल की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक क्या करता है, सत्ता को दौलत खान लोधी के हाथों सौंप देता है और 1412 ईस्वी को नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। अब देखो, 1413 ईस्वी में क्या होता है, दौलत खान लोधी और खिज्र खां के बीच युद्ध होता है। इसमें खिज्र खां दौलत खान लोधी को पराजित कर देता है और इस प्रकार से तुगलक वंश का अंत हो जाता है और खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना करता है। अब देखो, तुगलक वंश के बारे में हम विस्तार पूर्वक और पॉइंट वाइज अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, आज हमने तुगलक वंश में जितने भी शासक हुए उनके बारे में इन पॉइंट्सों के आधार पर जानने का प्रयास किया और मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको इन पॉइंट्सों के आधार पर इन शासकों के बारे में मोटे मोटे तौर पर जानकारी हो। तुगलक वंश के बारे में विस्तार पूर्वक हम अगली वाली वीडियो में बात करेंगे। वहां पर हम पॉइंट वाइज हर चीज को डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।